इस पल उसकी आंखें एकदम मर्डरस हो गई थीं। फिर उसने सीधा उस पर वार किया। लेकिन किम डोंगजू ने उसे ब्लॉक कर दिया और पूछा कि उसने अचानक ऐसा क्यों किया। वो किसी और इंसान में बदल गई लग रही थी। किम डोंगजू ने फिर भी पूछा, क्या तुम मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहती हो? किम डोंगजू ने अभी भी हयान चोई की मुट्ठी को कसकर पकड़ा हुआ था। फिर उसने ये कहते हुए उसे दूर फेंक दिया कि वो ऐसे फेंके जाने पर लीनियंट नहीं रहेगा। लेकिन वो खुद को रोकने में कामयाब रही। पर उसकी आंखों से अभी भी लग रहा था कि किसी दूसरी सोल ने उसे पोजेस कर लिया है। अचानक हयान चोई रुकी और उस आत्मा के प्रभाव से बाहर आ गई। मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा लड़ने के कारण वो होश में आई और उसे नहीं पता था कि अभी अभी क्या हुआ है। किम डोंगजू ने कहा कि उसे थोड़ी देर रेस्ट करने की जरूरत है, वो बॉस को हैंडल कर लेगा। उसने उसे दूर जाते हुए देखा। फिर उसने थकावट से अपना सिर पकड़ लिया। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और नहीं जानती थी कि उसने अभी क्या किया है। फिर उसने सोचा, क्या हिडन डंजन को खोजना सही डिसीजन नहीं था? और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे लग रहा था जैसे वो रिंग उस पर कंट्रोल कर रही है। अब सीन हयान चोई के घर कट होता है। उसने नारा को बताया कि वो वापस आ गई है। घर में एंटर करते ही उसने देखा कि उसकी दोस्त के एक्सप्रेशंस बहुत अजीब थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या गलत है। उसकी दोस्त ने उदासी से कहा कि आज उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। दोनों लड़कियां पिछले 1 महीने से इन मुश्किल समय में जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। हयान चोई ने नारा की तरफ एक बैग फेंका और उसे कुछ खाने के लिए कहा। उसकी दोस्त ने पूछा कि वो क्या लाई है। उसने जवाब दिया, पिग स्ट्रॉटर्स। फ्रिज खोलते हुए हयान चोई ने पूछा कि क्या अभी भी सोजू बची है। उसकी दोस्त ने कंफर्म किया कि हाँ है। एक गिलास शराब खत्म करने के बाद नारा ने फिर से गालियां दी। वो जॉब की सिचुएशन को लेकर बहुत हार्ट ब्रोकन थी। उसे लग रहा था कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास सिर्फ बेसिक बफिंग एबिलिटीज हैं और वो सिर्फ लेवल सी पर है। नारा ने लाइफ के बारे में कंप्लेन करना जारी रखा। अपनी बफिंग एबिलिटी को अवेकन करने के बाद हयान चोई ने कल फिर से हिडन डंजन को ढूंढने जाने के बारे में सोचा। उसकी दोस्त ने कहा कि वो बस और स्ट्रॉन्गर होना चाहती है। ये सुनकर हयान ने ध्यान दिया और उससे पूछा कि क्या वो अपने स्टैट्स बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नारा ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो कॉम्बैट टाइप नहीं थी। ये सुनकर वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। नारा फिर से उदास हो गई और रोने लगी। लेकिन वो ये पूछना नहीं भूली कि हयान चोई इतनी स्ट्रांग कैसे है, और उसे शक हुआ कि उसने हिडन डंजन में कुछ हासिल किया है। हयान चोई अचानक बदल गई। जहां नारा बहुत अच्छा फील कर रही थी और उसके साथ हिडन डंजन में जाना चाहती थी, वहीं दूसरी सोल ने उसे पोजेस कर लिया और उसके मन की बात कही। ग्रेट, मेरे पास अभी जो कुछ भी है मुझे उससे नफरत है। लेकिन नारा को अभी भी अपनी दोस्त की बातों में अजीबपन रियलाइज नहीं हुआ। वो अभी भी आइटम से स्ट्रॉन्गर होना चाहती थी, गिल्ड ज्वाइन करना चाहती थी और सोच रही थी कि वो अनलकी है। हयान चोई ये सुनकर बहुत अपसेट हो गई कि वो लकी है। उसे कीलों द्वारा काटा जाना, मर ना पाना और उनके लिए एक एंडलेस फूड सोर्स बनना याद आ गया। चूंकि उसने ऐसे भयंकर सीन को एंड्योर किया था, वो स्ट्रांग बन गई क्योंकि सरवाइव करने का यही एकमात्र तरीका था। हयान चोई का ग्रूसम चेहरा नारा की तरफ देख रहा था जब उसने देखा कि वो बिना कुछ जाने बहुत ज्यादा बोल रही है, और उसके मन में अपनी दोस्त को एलिमिनेट करने का ख्याल आया। नारा नशे में थी, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कर रही थी। कोई मुझे नीचा नहीं समझेगा और मैं और पैसे कमा सकती हूं। हयान ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लकी हो? जिससे वो सरप्राइज रह गई। इस पल उसके एक्सप्रेशंस बहुत डेंजरस थे। ये देखकर कि नारा को कोई गिल्ट नहीं है और वो अभी भी नॉनसेंस बातें कर रही है। उसकी दोस्त भी डर गई और एक्सप्लेन करने लगी कि उसका मतलब वो नहीं था। फिर हयान चोई ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? नारा बहुत डर गई थी और गलत बात कहने के लिए माफी मांगने लगी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसने अभी क्या कहा है। किसी तरह बच जाने के बाद नारा को डर था कि वो अपना माइंड चेंज कर लेगी और उसे मार डालेगी। बहुत ज्यादा डरकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बस माफी मांग सकती थी। कांपते हुए उसने हयान चोई से कहा, प्लीज ऐसा नाटक करो जैसे तुमने कुछ नहीं सुना, और मान लिया कि वो सच में गलत थी। हयान चोई ने उसे थॉटफुल होकर देखा, फिर आह भरी और सोचा, ये क्या ही जानती है, इसलिए इसका क्यूरियस होना लाजमी है। इस पल उसने उसे और खाने के लिए कहा
और अपनी दोस्त को रिमाइंड कराया कि वो अब बकवास ना करे, और नारा डरते हुए अग्री हो गई। दोनों के बीच साइलेंस छा गया और वे खाते पीते रहे। हयान चोई ने वाइन का ग्लास पकड़ा। वो कुछ कहना चाहती थी। उसकी आवाज सुनकर नारा ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। हयान चोई ने अपनी दोस्त को बताया कि कैसे वो लगभग मर ही गई थी, लेकिन उसने वो रिंग उठा ली। नारा को रियलाइज हुआ कि वो उस रिंग की वजह से ही सरवाइव कर पाई। फिर उसने रिपीट किया कि वो रिंग कोई ओवरवेलमिंग स्किल्स यूज नहीं करती थी। अगर वो अपने स्टैट्स बढ़ाना चाहती थी तो सिर्फ एक ही तरीका था, वो था इतने मॉन्स्टर्स को मारना कि वो काउंट भी न कर सके। नारा ने शॉक में सब सुना, लेकिन उसने कहा कि यह बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। उसकी दोस्त ने पलटकर पूछा कि हयान का क्या मतलब है? उसके जैसी एक टैंक इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार सकती है? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बस दरवाजा बंद किया था और वो तुरंत बाहर आ गई थी। लेकिन वो कह रही है कि उसने इतने कम टाइम में अपने स्टैट्स बढ़ा लिए। हयान चोई ने सोच विचार करते हुए अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। नारा ने पूछना जारी रखा, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसने कहा, मैं बहुत बार मरी। ऐसा हजारों बार रिपीट हुआ, कभी कभी तो दसियों हजार बार। उस वक्त वो सच में मरना चाहती थी। नारा को अभी भी समझ नहीं आया कि वहां लगातार मरने से उसका क्या मतलब था। हयान ने कंफर्म किया कि यही सच है। ऐसे ही वो स्ट्रॉन्गर बनी। उसने ये भी बताया कि उस समय वो बहुत डेस्परेट थी। वो कुछ भी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन फिर उसने सोचा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये सब क्यों एंड्योर करना पड़ रहा है। और जब वो बाहर आई तो उसे रियलाइज हुआ कि टाइम बिल्कुल नहीं बदला था। जो लोग आगे भागे थे वे अभी भी उसी जगह खड़े थे। स्ट्रॉन्गर बनने के लिए उसे जिस भी चीज से गुजरना पड़ा, उसने सब बता दिया। नारा को लगा कि यह सच में क्रेजी है। नारा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी स्ट्रांग क्यों है। वो अभी भी हयान चोई के साथ हिडन डंजन ढूंढने जाना चाहती थी। फिर वो अचानक डर गई, ये देखकर कि हयान इतनी केयरफ्री थी कि उसे कुछ रियलाइज ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी नारा ने जिद में कहा, बात यह है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हयान ने कहा कि उसे समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानने की जरूरत है कि ऐसा कुछ हुआ था। नारा कांपी और उससे पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया, जिससे हयान चोई सरप्राइज हो गई। उसकी दोस्त को बहुत रिग्रेट था कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी, लेकिन उसने उस कमीने को दरवाजा बंद करने से नहीं रोका था। हयान चोई ये सुनकर स्टंट रह गई। वो खुद पर हंसी और फिर नारा पर बहुत जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि उसने अपनी दोस्त को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो डिजर्व करती थी, बल्कि बस एक विम के कारण बचाया था। नारा चुपचाप हयान चोई की बातें सुनती रही। फिर नारा ने ईमानदारी से सॉरी कहा। यह सुनकर वो भी चुप हो गई। हयान चोई की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वो रोती हुई नारा को टीज कर रही थी। किसी और दिन किम डोंगजू जवाब दे रहा था कि जब किसी ने पूछा तो उससे माफी मांगी गई थी। बॉस अटैक करने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन हयान चोई अभी भी सोच रही थी कि उससे माफी किसने मांगी। उसने जवाब दिया कि ये उसकी फैमिली और उसके आसपास के लोग थे, लेकिन पलटकर पूछा कि क्या उसके लिए भी ऐसा ही नहीं था। उसने बताया कि जब वो बच्ची थी तब उससे एक बार माफी मांगी गई थी। उसे लगा कि हयान की जिंदगी काफी मुश्किल रही है। हयान चोई ने भी कन्फेस किया कि उसे लगता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से माफी मांगने में ही गुजार देगी। फिर उसे अपना पास्ट याद आया कि कैसे उस कमीने ने उसे अबैंडन कर दिया था, और जिस इंसान ने उसे बचाया उसने खुद को नहीं बचाया। और पिछले दिन नारा की अपॉलॉजी भी याद आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे लोग उससे माफी मांगेंगे। हालांकि ये वो इंसान नहीं था जिसे उससे माफी मांगनी चाहिए थी। फिर भी हयान चोई बता रही थी। फिर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा जब उसे पहली बार ट्रस्ट मिला, और ये फीलिंग एकदम नई थी। किम डोंगजू ने थॉटफुलनेस के साथ सुना और फिर उससे कहा, वो नारा है ना? दोनों चलते रहे और बातें करते रहे। हयान चोई नहीं चाहती थी कि उसे टीज किया जाए, क्योंकि उसे उसका सीक्रेट पता चल गया था। जब वे घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उसे भी रियलाइज हुआ कि आज हयान चोई इरिटेबल नहीं थी, जबकि उसे हिडन डंजन नहीं मिला था, जिसका क्रेडिट नारा को जाता था। उसने नारा को उसे कंट्रोल करने के लिए साथ ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर रुक गया। किम डोंगजू ने कुछ अनएक्सपेक्टेड देखा। वो बहुत सरप्राइज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। एक औरत जो बहुत फियर्स दिख रही थी, उसने पूछा, तू कहां था कमीने? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गोरिल्ला यहां क्या कर रही है।
किम डोंगजू अपने दिमाग में बहुत वरीद था। उसे डर था कि कहीं उसकी बहन को पता ना चल जाए कि वो हिडन डंजन ढूंढ रहा है, वरना 100% डील बर्बाद हो जाएगी। उसने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वो उसकी माँ जैसी है, लेकिन वो सीधे पॉइंट पे आई। उसने कहा कि उसने सब सुन लिया है और विदेश जाते समय उसने अपने काम को निगलेक्ट किया है। रेस्ट करने के लिए लेटते हुए उसने एक बहाना बनाया और कहा कि वो काफी समय से ब्लैक मार्केट नहीं गया था, इसलिए वो आइटम्स देखने गया था। उसकी बहन भी बैठ गई और बोली, बस कंफर्म करने के लिए। जब वो बाहर थी तो क्या उसके भाई ने हिडन डंजन ढूंढने की हिम्मत की थी? किम डोंगजू ने डिनाई किया, लेकिन फिर बोला, डैम इट, जिसकी वजह से उसकी बहन ने उसे लगातार पंचेस मारे, क्योंकि उसने उसे गाली देने की हिम्मत की थी। पंचेस खाने के बाद भी वो बहस कर रहा था कि उसने गाली नहीं दी। फिर उसने अपनी इस गोरिल्ला बहन को लात मारकर दूर किया। उसकी बहन भी घूमी और काउंटर अटैक करते हुए बोली, तुम्हें अपनी बड़ी बहन के साथ पोलाइट रहना चाहिए। लगातार पिटते हुए किम डोंगजू ने कहा कि जब वो बाहर थी तो दूसरे गैंग्स ने उसे बुली किया था, लेकिन उसने उसे सच बताने के लिए कहा। उसने अपनी बहन की मुट्ठी को ब्लॉक किया और कहा कि वो बाहर खेलने नहीं गया था। उसकी बहन भी रुकी और पूछा, आखिर तुमने किया क्या? किम डोंगजू ने कन्फेस किया कि वो एक डेट पर गया था और मन ही मन हयान का नाम इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी। अपने भाई के मुंह से डेट शब्द सुनकर उसकी बहन की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसने अपने भाई को खींचा, ये सोचते हुए कि वो किसी और की बेटी को धोखा दे रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन अपने भाई को ऐसा कहेगी। उसकी बहन ने उसे बहुत जोर से मारने के लिए माफी मांगी, ये देखकर कि उसके भाई ने बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बनाई है, और पूछा कि वे दोनों कहाँ मिले। हालांकि उसे ये एनोइंग लगा, फिर भी उसने उसे बताया कि वो पिछले महीने अरीना देखने गया था। जब उसने बताया कि वो उससे एक्सीडेंटली मिला था, तो उसकी आंखें एकदम फर्म और अनवेवरिंग थीं। फिर उसे याद आया कि उस समय हयान चोई ने उसे कितनी कंटेम्पचुअस नजर से देखा था। उसकी बहन ने पूछा कि क्या वो उसके टाइप की है, लेकिन मन ही मन उसने कहा, डिस्गस्टिंग। उसने अपनी बहन को डिटेल में बताया कि उन्होंने क्या बात की और अब वे साथ हैं। उसकी बहन को अभी भी शक था कि उसका भाई बस इमेजिन कर रहा है, जिससे वो बहुत एनॉयड हो गया। फिर उसकी बहन ने सीरियसली पूछा, हयान चोई वहां क्यों है? क्या वो कोई डेंजरस इंसान है? और किम डोंगजू ने कहा कि वो बिना किसी गिल्ड की एक लेवल सी हंटर है, जो हाल ही में रिलैक्स करने के लिए ब्रेक ले रही है। इसलिए वो उससे मिलने आई थी और अभी उनके फीलिंग्स एम्बिगियस हैं, ऐसा उसने बताया। लेकिन वो अभी भी डरा हुआ था और अपने दिमाग में हयान चोई से माफी मांग रहा था, क्योंकि उसे पहले अपनी जान बचानी थी। एम्बिग्यूअस शब्द सुनकर उसकी बहन ने अपने भाई पर काम पर न जाने के लिए चिल्लाया। किम डोंगजू ने भी पलटकर जवाब दिया कि वो इस नैगिंग बहन की वजह से काम पर जाएगा। उसकी बहन भी बैठ गई और बोली, मैंने ये सेंटेंस बहुत सुना है। उसने अपने भाई को याद दिलाया कि वो केयरफुल रहे, क्योंकि गिल्ड लीडर उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि उसने बातों ही बातों में अपनी बहन की बात मान ली, लेकिन वो सोच रहा था कि बाद में खुद को कैसे रिस्ट्रेन करे। फिर उसने सोचा कि उसकी बहन उस पर इसलिए चिल्लाती है क्योंकि डंजन में जाने के लिए पर्याप्त मेंबर्स नहीं हैं। उसे सबसे रीसेंट बैटल याद आई, जब लीडर ने सिग्नल देते समय सबको अपनी पोजीशंस होल्ड करने के लिए कहा था। लेकिन टीम में सब सरप्राइज रह गए जब दोनों भाई बहन एक साथ आगे बढ़ गए। डोंगजू ने मॉन्स्टर पर वार किया और अपनी बहन से कहा, आज मैं जीतने वाला हूं। दूसरी तरफ उसकी बहन भी मॉन्स्टर्स को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अपने भाई की बात सुनकर वो भी चिल्लाई कि अपनी स्पीड थोड़ी कम करो। फिर उसने सोचा कि आमतौर पर उन्हें लीडर को फॉलो करना होता है, लेकिन दोनों भाई बहनों ने उसे इग्नोर कर दिया और एक दूसरे के साथ कंपीट करने लगे। एक दूसरे डंजन में भी यही हाल था। दोनों भाई बहन एक दूसरे से कंपीट करने के लिए आगे बढ़े और साथ ही मॉन्स्टर्स को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, जबकि उनके टीममेट्स बुरी तरह पिट चुके थे। ये सिचुएशन देखकर सबको समझ आ गया कि ये दोनों भाई बहन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मेंबर्स ने भी उनके साथ टीम अप करना बंद कर दिया। उसकी बहन ने पूछा, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में तुम किसे रेकमेंड करते हो जिसके पास एबिलिटी हो? किम डोंगजू को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना सब करना पड़ेगा, इसलिए उसने किसी सीधे सादे न्यूकमर को ढूंढने का सजेशन दिया। लेकिन दोनों इस बात पर मान गए कि कोई भी न्यूकमर उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर उसने आ भरते हुए कहा कि वो किसी को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसकी बहन पलटी और एक्साइटमेंट से पूछा, तुम्हारी उस एम्बिग्युअस लड़की का क्या? किम डोंगजू शॉक रह गया जब उसकी बहन ने एम्बिग्युअस वर्ड यूज किया। फिर वो पलटा और उसे मेंशन करने के लिए अपनी बहन को डांटा। उसकी बहन को समझ नहीं आया कि वो मना क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी हंटर थी जिसका अभी तक कोई गिल्ड नहीं था और उसे उस एम्बिग्युअस लड़की के साथ टीम अप करना इंटरेस्टिंग लग रहा था, जैसे डंजन में डेटिंग करना। फिर उसने अपने भाई को याद दिलाया कि वो उस लड़की पर ज्यादा ध्यान न दे, क्योंकि अगर वे फ्लर्ट भी करते हैं
तो भी उसे सिर्फ मॉन्स्टर्स से लड़ने की ही परवाह होगी। उसकी बहन बहुत एक्साइटेड थी, ये इमेजिन करते हुए कि वो कितने मॉन्स्टर्स को हैंडल करेगी। वो जानना चाहती थी कि उसके भाई की वो एम्बिग्युअस लड़की कहाँ है और उसे खाने में क्या पसंद है। अपनी बहन की आंखें देखकर किम डोंगजू भी डर गया। जब उसने फैमिली से मिलने की बात सुनी तो वो और भी शॉक हो गया कि ये गोरिल्ला बहन सच में पागल है। हयान चोई के घर के पास किसी के आह भरने की आवाज आई। नारा वहां खड़ी थी, उसे खुद से यह सेंटेंस कहने की उम्मीद नहीं थी। मैं घर नहीं जाना चाहती। उसे हयान के एक्सप्रेशंस याद आए और लगा कि बीता हुआ कल सच में बहुत क्रेजी था। जब उसकी दोस्त की स्टोरी ने नारा को इतना शॉक कर दिया था कि उसने अनजाने में ही उससे माफी मांग ली थी। फिर उसने सोचा कि इस टाइम उसे फेस करना थोड़ा ऑकवर्ड होगा। घर में एंटर करने के लिए पासवर्ड डालते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि हयान चोई के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। उसने खुद से कहा कि वो उसके साथ अच्छा बिहेव करेगी, भले ही वो बहुत थकी हुई है। अचानक हयान चोई ने अपना सिर बाहर निकालकर नारा को ग्रीट किया, जिससे वो चौंक गई। जब नारा अभी भी सोच रही थी कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई, उसे पता चला कि हयान उसी का वेट कर रही थी। हयान ने खुशी से कहा कि वो यहां से मूव आउट कर जाएगी। ये सुनकर नारा सरप्राइज रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे अचानक क्या हुआ है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ देर पहले हयान चोई बहुत एनॉयड थी, क्योंकि उसे कोई हिडन डंजन नहीं मिल रहा था। उसकी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। फिर उसने पिछले दिन के उस अजीब एक्सप्रेशन के बारे में सोचा। हालांकि आज उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दोबारा कब होगा। हयान चोई को रियलाइज हुआ कि ये सब इस रिंग की वजह से था। वो लगातार सोच रही थी कि अगर ये सब डंजन के अंदर होता तो आसान होता, लेकिन बाहर ये बहुत एनोइंग हो सकता था, खासकर जहां वो अभी रह रही थी। नारा ने बीच में टोकते हुए पूछा, मेरे घर से राइट? और हयान ने कंफर्म किया। हालांकि ये सब थोड़ा अचानक था, लेकिन उसकी दोस्त रीजन समझ गई थी। उसकी दोस्त ने हयान के मूव आउट करने के प्लान के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसने अभी जगह ढूंढना शुरू ही किया है, इसलिए इसमें लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। दोनों ने खाना जारी रखा। नारा को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना डिलिशियस खाना बनाएगी। हयान ने यह भी कहा कि जब तक उसके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कुछ भी कुक कर सकती है। हयान चोई ने कन्फेस किया कि उसने हाल फिलहाल में ज्यादा कुकिंग नहीं की थी, लेकिन यह काफी अच्छा बना था। उसने हयान चान के लिए खाना बनाने के बारे में भी बताया जब वे दोनों साथ रहते थे, लेकिन अब वो सिर्फ उससे नफरत करती थी। ये सुनकर नारा ने अचानक अपना खाना थूक दिया। उसे समझ नहीं आया कि उसने अचानक ऐसे क्यों रिएक्ट किया। हयान चोई ने अपनी दोस्त को इस तरह देखा और उससे पूछा, लेकिन नारा के दिमाग में वो अभी भी उसे ही ब्लेम कर रही थी। थोड़ी शांत होने के बाद अचानक नारा का फोन बजा। उसने फोन उठाया। अभी उसे नहीं पता था कि कौन कॉल कर रहा है। जब उसने कॉलर का नाम देखा तो उसका चेहरा सरप्राइज्ड हो गया। उसे इस तरह देखकर हयान चोई ने भी पूछा कि क्या हुआ। नारा खुशी से रोते हुए बताने लगी कि उसने टेस्ट का पहला राउंड पास कर लिया है। जब हयान ने पूछा कि कहां, तो उसने जवाब दिया, पीक गिल्ड। फिर वो घुटनों के बल बैठी और भगवान का शुक्रिया अदा किया, ये प्रे करते हुए कि वो दूसरा राउंड भी पास कर ले और वो अच्छे से उनकी पूजा करेगी। हयान चोई सोच रही थी कि अगला टेस्ट कैसे होगा। नारा ने उसे बताया कि 3 दिनों में उसे नए लोगों के साथ टीम अप करके डंजन में बैटल के लिए प्रैक्टिस करनी है। इस गुड न्यूज की वजह से दोनों लड़कियां बहुत खुश थीं और पूरी तरह से टल्ली होने तक एक साथ सोजू पीना चाहती थीं। उन्होंने काफी देर तक साथ में ड्रिंक की। नारा नशे में थी, लेकिन सोने जाते हुए उसे अपनी लाइफ पे बहुत खुशी फील हो रही थी। वो इतनी खुश थी कि उसने हयान चोई को गुड नाइट भी विश किया। उसने देखा कि उसकी दोस्त भी काफी नशे में है। पीछे मुड़के उसने अपने सॉफ्ट टेडी बियर को गले लगाया और सोने की कोशिश की। फिर हयान ने भी नारा को गुड नाइट बोला। अचानक उसकी दोस्त शांति से लेट गई। हयान चोई ने उसकी आवाज सुनी और रिप्लाई किया। नारा ने पूछा कि क्या उसने अच्छा किया है। हयान थोड़ी अनॉयड हुई जब उसे लगा कि नारा तारीफ सुनने के लिए ये सब पूछ रही है। फिर उसने कहा कि ठीक है, वो जो भी सोचे, क्योंकि वो हयान चोई से किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसने कहा कि नारा को हमेशा की तरह नॉर्मल रहना चाहिए, जिससे वो सरप्राइज हो गई। हयान चोई को याद आया कि जब वो हेंचिन गिल्ड में थी तब उसने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि उसने पहला राउंड पास कर लिया था। इसलिए उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। नारा ने उसे एडमिरेशन के साथ देखा, जैसे उसे कोई ताकत मिल गई हो। उसने हयान चोई को थैंक्स बोला।
जब हयान ने उसे छेड़ा कि उसे तारीफ चाहिए थी, तो नारा ने उसे सोने के लिए कहा। सोने की तैयारी करते हुए हयान चोई के फोन की घंटी बजी। नारा सो चुकी थी और हयान को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को उसे कौन टेक्स्ट करेगा। किम डोंगजू ने टेक्स्ट करके पूछा था कि क्या वो पीक ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन पीक का नाम सुनकर वो हंस पड़ी। उसने रिप्लाई में बस एक मिडिल फिंगर सेंड किया और हंसते हुए बोली, हा। उसने फोन साइड में रख दिया। उसे गिल्ड की कोई परवाह नहीं थी और सोचा कि इसके बजाय डोंगजू को उसे हिडन डंजन ढूंढने में मदद करनी चाहिए। अगली सुबह हयान चोई के पड़ोस में किम डोंगजू बहुत थका हुआ फील कर रहा था। तभी उसकी बहन हयान चोई को ग्रीट करने के लिए आगे आई। उसका ग्रीट सुनकर वो भी काफी सरप्राइज्ड हुई। फिर उसकी बहन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो किम डोंगजू की बड़ी बहन है और उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। हयान चोई बहुत शौक थी कि डोंगजू ने उसके बारे में अपनी बहन को बताया है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है। फिर उसने पीछे चल रहे किम डोंगजू की तरफ देखा, जो उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या दिक्कत है। उसकी बहन ने अपने ग्लासेस उतारे और कहा कि वे दोनों लड़कियां हैं, इसलिए वो सीधे उससे मिलना चाहती थी। फिर उसने सीरियसली कहा कि हयान पहली इंसान है जिसने पीक का इनविटेशन रिजेक्ट किया है, इसलिए वो खुद आकर उसे पर्सनली इनवाइट करना चाहती थी। फिर उसने अपने गिल्ड का जिक्र किया और पूछा कि क्या वो सच में ज्वाइन नहीं करना चाहती। किम डोंगजू की बहन को अभी भी कॉन्फिडेंस था कि हयान चोई मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि गिल्ड ज्वाइन करने पर ऐसे कई बेनिफिट्स मिलेंगे जिनका हंटर्स सिर्फ सपना देख सकते हैं। उसने कहा कि वो बहुत लकी है कि एक लेवल सी हंटर को इतने बड़े गिल्ड ने एक्सेप्ट किया है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। किम डोंगजू बहुत कंफ्यूज था जब उसकी बहन लगातार डंजन्स में जाने के लिए गिल्ड ज्वाइन करने के बेनिफिट्स गिना रही थी और ये भी कह रही थी कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। उसने ये भी कहा कि उसे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे और वो बहुत सारे पैसे भी कमाएगी। ये सब सुनने के बाद भी हयान चोई ने बहुत ही कोल्ड तरीके से ना कह दिया, जिससे डोंगजू की बहन को लगा जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। डोंगजू को लगा कि ये सही है। उसने अपनी बहन को आवाज दी, लेकिन उसकी बहन अभी भी उससे रिजेक्ट करने का रीजन पूछ रही थी। फिर उसकी बहन ने दोबारा पूछा, मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझे नहीं जानती। उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद वो उसे नहीं जानती, इसलिए उसे लग रहा है कि ये कोई स्कैम है। हयान चोई ने रिप्लाई किया कि वो जानती है कि वो उस मिरेकल सिस्टर पेयर में से एक है, लेकिन डोंगजू की बहन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे रिजेक्ट क्यों किया गया। किम डोंगजू अपनी बहन को रोकने के लिए आगे आया क्योंकि ये बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा था, लेकिन वो इस बात से शॉक थी कि हयान उसे जानती है और फिर भी उसने मना कर दिया। डोंगजू ने कोई भी रैंडम बहाना बनाया और अपनी बहन को जल्दी घर जाने की एडवाइस दी, क्योंकि वो वहां से जल्दी निकलना चाहता था। वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं उसकी बहन को पता न चल जाए कि वो झूठ बोल रहा था और हयान चोई के साथ उसका कोई एम्बिगियस रिलेशन नहीं है, जबकि उसकी बहन को शांत करने की जरूरत थी। यान किम और डोंगजू किम दोनों ही लेवल एस थे। एक लेवल एस अवेकेंड बनना किसी मिरेकल से कम नहीं था, इसलिए उसे उनके नाम याद थे। मीडिया और नारा भी उन्हें मिरेकल सिस्टर पेयर कहते थे। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों इस वक्त उसे ढूंढने क्यों आए हैं। डोंगजू की बहन निराश होकर गिर सी पड़ी और कहने लगी कि उसे नहीं पता कि अब मेंबर्स कहां से ढूंढे। यान ने पूछा कि क्या उनके गिल्ड में हंटर्स नहीं हैं। डोंगजू ने अपनी बहन को उठाने की कोशिश करते हुए रिप्लाई किया कि प्रॉब्लम यही है कि उन्हें सूटेबल मेंबर्स नहीं मिल रहे हैं। वो अभी भी बहुत उदास थी। यान ने कहा कि वो उसे दोबारा डोंगजू से नहीं मिलने देगी, जिस पर डोंगजू को उसे रोकना पड़ा, क्योंकि वो देख सकता था कि उसकी बहन एकदम पागल हो रही है। यान चोई ने यह सुना और समझ गई कि उसका क्या मतलब था। उसने किम डोंगजू का नाम पुकारा, जिससे उसे जल्दी से बात कवर करनी पड़ी, और बोला कि वो उसके नेचर को जानती है, इसलिए उस गोरिल्ला बहन की बकवास पर ध्यान न दे। फिर यान ने स्माइल की और कहा, सॉरी, मुझे ये पसंद नहीं है। डोंगजू को यह बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने अभी तक कन्फेस भी नहीं किया था और उसके पीछे खड़ी उसकी बड़ी बहन अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। ये सेंटेंस कहने के बाद यान चोई बहुत खुशी से हंसी, जिससे डोंगजू अनॉयड हो गया और उसकी बहन को भी समझ आ गया कि ये सिर्फ वन साइडेड लव है। अचानक यान चोई का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया जब उसे एक क्रैक का एहसास हुआ। दोनों भाई बहन अभी भी बहस कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग अभी कहां से आई। डोंगजू ने पूछा, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? तुम क्या देख रही हो?
उसने पलटकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? जिससे वो सरप्राइज हो गया। यान चोई की आंखों में कुछ बहुत सीरियस था। उसने उस अजीब क्रैक को देखा और पीछे खड़े दोनों लोगों को वार्निंग देते हुए कहा, अपने पीछे देखो। सामने का नजारा देखकर उसने कहा कि उन्हें जल्दी से यहां से निकलना होगा, क्योंकि वो क्रैक बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। भागते हुए डोंगजू सोच रहा था कि उसे कैसे पता चला, क्योंकि पहले से किसे पता हो सकता है। लेकिन उनका अभी का गोल बस वहां से भागना था। वो क्रैक अब काफी बड़ा हो चुका था। एक होल के अंदर एक बहुत बड़ा पावर सोर्स था, जो करंट और भारी केओस पैदा कर रहा था। इसने कांच के दरवाजे चकनाचूर कर दिए थे। आसमान में एक बहुत बड़ा टॉर्नाडो भी था, जो हर चीज को अपने साथ उड़ा ले जा रहा था। वे तीनों अभी भी उस केओस में भाग रहे थे। यान चोई ने कहा कि वो टॉर्नाडो सब कुछ निगल रहा है। डोंगजू ने खुद को लकी माना कि यान ने इसे टाइम पर डिस्कवर कर लिया। फिर उसने सरप्राइज में अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसे रियलाइज हुआ कि रोशनी का वो होल ही वो हिडन डंजन था, और वो अभी भी बड़ा होता जा रहा था। पुलिस ने उस डेंजरस सीन को सील कर दिया था। ये देखकर लोग बहुत कंफ्यूज थे। यान चोई और डोंगजू एक साथ आगे बढ़े। डोंगजू को लगा कि अगर ये डंजन उन्हें अंदर खींच लेगा तो सब खत्म हो जाएगा। जब वो अभी भी आसपास की सिचुएशन को देख रही थी, यान चोई ने कहा कि जब वे दोनों वहां गए थे तो उसने पलटकर पूछा भी था, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? दोनों इस बात पर एग्री हो गए कि चूंकि एक नया डंजन सामने है, तो अंदर जाने का ये चांस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि किम यान पुलिस से बहस कर रही थी कि वो बाहर जाकर देखना चाहती है, जिससे उसका भाई एकदम हेल्पलेस फील कर रहा था। जब वे दोनों अभी भी बहस कर रहे थे, तभी सॉन्ग ऑन्ग के लिए एक कॉल आया। उस लड़की ने डोंगजू को ग्रीट भी किया। ये सोल हंटर स्पेशल टास्क फोर्स की लेवल ए सपोर्टर क्योंग थी। डोंगजू ने पूछा कि उसकी बहन ने फिर से क्या गलती कर दी है, लेकिन यान ने मना किया और बताया कि उन तीनों को डंजन मिला है, लेकिन वे लोग उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। डोंगजू मदद के लिए आगे आया और उस लड़की को इतना स्ट्रिक्ट न होने की एडवाइस दी। लेकिन क्योंग चाहती थी कि वे रेगुलेशंस को फॉलो करें। वो उन्हें नहीं रोकेगी। यानचिन इन प्रोसीजर से बहुत अनॉयड थी। उसे डर था कि कहीं इंतजार करते करते डंजन बंद ना हो जाए। सपोर्ट स्टाफ ने कंफर्म किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और कहा कि अंदर जाने के लिए उसे एक पूरी टीम की जरूरत है। वहां साइड में खड़ी एक लड़की यान को गुस्सा होते हुए देख रही थी। जब ये औरत तुरंत अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसे रोक दिया गया, तब पियक गिल्ड की लेवल ए हीलर नामयान ने आगे आकर कहा कि उसे आने में देर हो गई। सिर्फ नामयान को देखकर मिस किम यान ने अपना गुस्सा निकाला और पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, जिससे नामयान के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया। फिर उसने सच बताया कि उन्होंने देखा कि वहां 2 लेवल एस हंटर्स थे, इसलिए वे लोग नहीं आए। ये सुनकर यान बहुत गुस्सा हो गई। इसके बाद किम यान ने टैंक यान चोई को अपने साथ ले जाने के लिए बेचारी होने की एक्टिंग की। दोनों बहनें शॉक रह गईं जब उन्होंने देखा कि यान चोई जो अभी यहीं थी, अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वे चारों लोग वहां खड़े होकर आसमान में उस हिडन डंजन की तरफ देख रहे थे। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। किम डोंगजू अपने दिमाग में सोच रहा था, वो अपनी बहन की इस एक्टिंग से बहुत अनॉयड था और उसे गालियां देना चाहता था। नामयान ने उससे पूछा कि क्या वे भी ह्यान चोई की तरह ही एक्ट करते हैं, लेकिन किम डोंगजू को डर था कि अगर गिल्ड लीडर को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसकी बहन ने अपने भाई को फिर से कुछ कहते हुए सुना तो वो पागल हो गई और चिल्लाने लगी, क्योंकि वो भी उस डंजन के अंदर जाना चाहती थी। डोंगजू ने एक्सप्लेन किया कि ह्यान चोई अजीब है, लेकिन उसकी बहन भी एक अजीब इंसान बनना चाहती थी। किम यान ये कहते हुए भागी कि वो अंदर जाएगी, जिससे उसका भाई भी शॉक रह गया। किम डोंगजू को उसे पकड़ने के लिए पीछे भागना पड़ा। वो सबसे कह रहा था कि इस औरत को पकड़ कर रखो, लेकिन वो अभी भी स्ट्रगल कर रही थी और अंदर जाने के लिए डिटरमिन्ड थी। अपनी बहन को कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हुए वो अपनी अभी कही हुई बात वापस लेना चाहता था, क्योंकि उसकी बहन सच में पागल थी और उसे ऐसी कई पागल औरतों के आसपास रहना पड़ रहा था। जब किसी ने उसे पुकारा तो हंटर किम डोंगजू ने रिप्लाई किया। कॉन्ग ने भी कंफर्म किया और पूछा कि क्या ह्यान चोई डंजन के अंदर एंटर कर चुकी है। फिर उसने सिर हिलाया और कहा कि वो समझ गई। किम डोंगजू भी कंफ्यूज था कि उसने ऐसे क्यों पूछा जैसे वो ह्यान चोई को जानती हो, लेकिन कॉन्ग ने बात को कवर करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उसका जवाब सुनकर भी वो सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि ह्यान चोई को ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि हिडन डंजन में कैसे एंटर करना है।
फिर उसने सोचा कि उन्हें एक साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हियान चोई एक लेवल सी हंटर बताई जाती है, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स लेवल ए जैसी ज्यादा लगती हैं। अगर किसी को पता चला तो उस पर अपनी रैंक छुपाने और चीटिंग करने का इल्जाम लगेगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। किम डोंगजू जितना ज्यादा सोच रहा था, उसे ये उतना ही ट्रबलसम लग रहा था। तभी लोगों को अनाउंस करते हुए सुना कि डंजन मेजरमेंट के रिजल्ट्स आ गए हैं। मिस यान अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। स्टाफ ने हिचकिचाते हुए कहा, अभी का डंजन असेसमेंट लेवल बी है, लेकिन यह सिर्फ उस डंजन से निकलने वाली पावर का एक प्रिलिमिनरी मेजरमेंट था। तो डंजन के फटने से पहले यह सिर्फ एक रिलेटिव नंबर था। नम्यान ये जानकर घबरा गई कि डंजन के अंदर और भी बहुत कुछ हो सकता है। स्टाफ मदद के लिए गिल्ड को रिपोर्ट करना चाहता था। इस बात पर किम यान बहुत अनॉयड हो गई और बोली कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो डंजन वैसे ही एक्सप्लोड हो जाएगा जैसे 8 साल पहले की कहानी में हुआ था। किम डोंगजू ने बस अपनी बहन को पुकारा, लेकिन उसे चुप रहने के लिए डांट पड़ी क्योंकि वो कोई मदद नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत सीरियसली कहा, हियान चोई खतरे में है। फिर वो बहुत तेजी से भागा और कहा कि वो पहले जाएगा। उसकी बहन को समझ नहीं आ जा कि क्या हो रहा है। हिडन डंजन की तरफ देखते हुए किम यान ने कहा, मैं भी जा रही हूं। दूसरी तरफ कोई जंगल में चल रहा था और शिकायत कर रहा था कि यह सच में बहुत बोरिंग है। इस समय हियान चोई बहुत डिस्करेज्ड फील कर रही थी क्योंकि वो डंजन में इधर उधर भटक रही थी और उसे कुछ नहीं मिला क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी थी। तो वो और क्या उम्मीद कर सकती थी। लेकिन तभी उसके एक्सप्रेशंस अचानक सरप्राइज में बदलने लगे। गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से कमेंट्स में बताओ कैसा लगा। जैसे ही 100 कमेंट्स पूरे होंगे मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा, तो फटाफट कमेंट कर दो गाइज।